नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की। बैन होने के बाद भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की हुई स्क्रीनिंग, इस्लामी छात्र संगठनों का बताया जा रहा है हाथ। हालांकि जेएनयू में भी इसे दिखाने की हुई थी बात। दूसरी खबर में बात 3 तलाक की। फोन पर दिया तलाक, बेटी होने पर पीट पीट कर घर से निकाला, अब आरोपी के घर चलेगा बुलडोजर। तीसरी खबर में बात अखिलेश यादव की। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश की चुप्पी के पीछे का सच क्या है, नाराजगी है या फिर रणनीति। चौथी खबर में बात बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्हें हिंदू राष्ट्र का दावा करने के बाद जान से मारने की धमकी मिली है। तो चलिए खबरों से आगाज करते हैं और सबसे पहले बात बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री की, जिसे केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। बावजूद इसके हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग की गई है। इसके पीछे इस्लामिक छात्र संगठनों का हाथ बताया जा रहा है। जेएनयू में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की प्लानिंग की गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस पर रोक लगा दी थी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने की है। इस स्क्रीनिंग में दोनों इस्लामिक छात्र संगठनों के 50 से अधिक छात्र मौजूद रहे। गौरतलब है कि दिल्ली के जेएनयू में भी इस प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की तैयारी की गई थी, लेकिन इसकी जानकारी मिलने के बाद जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि इस तरह की गतिविधि से यूनिवर्सिटी में शांति और सद्भाव भंग हो सकती है। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने दंगों का दोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश की है। यही नहीं, उनकी छवि इस्लाम विरोधी भी दिखाने की कोशिश की है। 2 पार्ट में बनाई गई बीबीसी की सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई है। बीबीसी ने मोदी सरकार के देश के मुस्लिम के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियां, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लेकिन अगर इनसे सवाल पूछा जाए कि मोदी की कौन सी नीति से मुस्लिमों का विरोध होता है, तो ढंग का एक जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन बावजूद इसके भी ये विरोध करना जारी रखते हैं और इनका विरोध कोई नहीं करता। ये दिखाता है इस देश के दोगले लोगों की हकीकत को, जो सिर्फ टारगेट करना जानते हैं। ये लोग धर्म के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। वैसे तो देश में ढेर सारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी अक्सर चर्चाओं में रहती है, क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहती है, क्योंकि इन्हें समय समय पर साथ मिलता रहता है दिल्ली की जेएनयू का, क्योंकि वहाँ तो टुकड़े टुकड़े गैंग हर वक्त एक्टिव रहते हैं। ये यूनिवर्सिटी खोली तो पढ़ाई के लिए गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे इनके अंदर पाकिस्तान के लिए इस कदर प्रेम उमड़ पड़ा है कि उसे नापने के लिए हर पैमाना छोटा पड़ जाता है। ये लोग रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का है, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं, और ऐसे मुनाफिकों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरी खबर में बात ट्रिपल तलाक की। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक 3 तलाक का मामला सामने आया है। शादी के बाद पहले दहेज के लिए और रोटी जल जाने पर उसके ससुराल वाले ने उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसके पति ने उसे फोन पर 3 तलाक दे दिया। इस मामले में पुलिस ने उसके पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लड़की ने बताया कि पति मुंबई में है, वहीं से ही उसने फोन पर तलाक दिया है। इस मामले में पति समेत 8 के खिलाफ 5 महीने बाद रिपोर्ट दर्ज हुई है। ससुराल वालों ने दहेज में बाइक न देने पर मारपीट कर जेवर छीन कर महिला को घर से निकाल दिया था। इतने समय से पीड़िता अपने मायके में रह रही थी। ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वाले पिटाई कर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस बीच उसने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद पति मुंबई कमाने चला गया। पति के जाने के बाद ससुराल वाले प्रताड़ित करते रहे। 9 अगस्त 2022 को ससुराल वालों ने उसे सारे जेवर और कपड़े छीनकर मासूम बच्ची के साथ उसे घर से निकाल दिया।
पति की दूसरी शादी कराने की धमकी भी दी। उसी दिन पति अफसर ने मुंबई से फोन कर उसे 3 तलाक दे दिया, जो उसे स्वीकार नहीं है। तब से वो अपने पिता के घर आलमपुर गांव में रह रही है। हालांकि मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। अगर आरोपी हाजिर नहीं होता तो उसके मकान पर बुलडोजर चलाकर धाराशायी कर दी जाएगी। 3 तलाक कानून बनने के बावजूद कुछ कट्टरपंथियों की हिम्मत और हिमाकत तो देखिए कि अब भी 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। जब 3 तलाक हटाने की बात चल रही थी, तब कुछ कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमानों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो लगातार पीएम मोदी और सीएम योगी की आलोचना कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर 3 तलाक हट जाएगा तो उनके नापाक इरादे कैसे कामयाब होंगे। तलाक तलाक तलाक, सिर्फ 3 अल्फाजों के दम पर जो ये सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, मुस्लिम बेटियों को बेघर बेसहारा कर देते हैं और दूसरी तीसरी शादी कर सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन इस सरकार में उन्हें 3 तलाक को बढ़ावा देने नहीं दिया जाएगा। वहीं तीसरी खबर में बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की सियासी तपिश बढ़ा दी है। अखिलेश यादव चुप हैं। ऐसे में अखिलेश की चुप्पी क्या वो स्वामी प्रसाद से नाराज हैं या फिर किसी रणनीति के तहत चुप्पी इख्तियार कर रखी है? स्वामी प्रसाद ने रामचरितमानस को सिर्फ बकवास ही नहीं बताया, बल्कि उन चौपाइयों को भी हटाने की मांग की है जिन्हें दलितों के खिलाफ माना जाता है। स्वामी प्रसाद के बयान से शिवपाल यादव ने भले ही किनारा कर लिया है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक अपना स्टैंड साफ नहीं कर सके हैं। अखिलेश यादव एक तरफ अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम दलित अति पिछड़े समीकरण को साधे रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। अखिलेश यादव कश्मकश में फंसे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव चुप हैं और इस मुद्दे को ज्यादा बढ़ाने के मूड में नहीं है। उन्हें लगता है कि चुप रहना ही फायदेमंद है, क्योंकि दोनों विचारों को खारिज नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को यह संदेश भिजवाया कि वो फिलहाल चुप रहें और रामचरितमानस को बकवास कहने या फिर प्रतिबंधित करने जैसी बातों से बचें। सपा इस तरह से 2 नाव पर सवार होना चाहती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किसी तरह के सख्त स्टैंड लिया जाता है तो उसे अति पिछड़ों में और अंबेडकरवादी सोच रखने वाले लोगों में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए किसी तरह की टिप्पणी करने के बजाय खामोश रहना ही अखिलेश बेहतर समझते रहे हैं। इसलिए पार्टी ने फिलहाल दोनों नाव पर पैर रखा है। सपा में एक बड़ा दलित और ओबीसी का खेमा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत है और दबी जुबान से समर्थन भी कर रहा है, लेकिन पार्टी के ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। चौथी और आखिरी खबर में बात बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री की। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। इस बात को अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और ये बात लोगों को चुभने लगी। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को एक अननोन नंबर से कॉल आया और धमकी दी गई कि धीरेन्द्र शास्त्री की 13वीं की तैयारी कर लेना और फोन काट दिया गया, जिसके बाद यह मामला काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। हालांकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिलने पर उनका बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें डरना नहीं है, हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान जी पर भरोसा है, हमें हनुमान चालीसा पर भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि हमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार पर भरोसा है। एक कहावत है, जब हाथी चलता है तो उसके पीछे भीड़ अक्सर जुड़ी रहती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है उससे पादरियों की दुकान बंद होने की कगार पर है। लोग हालेलुया हालेलुया करने के लिए चर्च नहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ मामला पैसों का है। अगर ये फर्जी पादरियों की फौज धर्मांतरण नहीं करवाएगी तो इनकी फंडिंग रुक जाएगी। जिस फंडिंग के दम पर ये लोग मौज काट रहे हैं वो मौज खत्म हो जाएगी। इस वक्त देश में पादरियों का एक पूरा गिरोह तैनात है और एक बात, जिस नंबर से धमकी दी गई है ये नंबर मुंबई से है और नागपुर से बाबा का विरोध शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं दोनों घटनाओं के तार आपस में जुड़ते भी नजर आ रहे हैं।
चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।